तुम्हें पता है कि तुम चिढ़ कब जाते हो? जब तुम्हारे अंदर की रूह रूह जल उठती है, तुम्हारा खून अंदर से उबल उठता है, जब तुम्हें कोई एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। डैनी भाई की ड्यून पार्ट 2 सिर्फ एक परफेक्ट मूवी ही नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है, जहां ये पहली बार हो रहा होगा इस चैनल की हिस्ट्री में कि इस वर्ड को मैं सीरियसनेस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि हर दौर की झलक आप उसके सिनेमा में देख पाते हो कि किस तरह की फिल्म्स किस समय पे अप्रिशिएट की जा रही थी। जहां मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ड्यून को वो रिकग्निशन मिल रहा है जो मॉडर्न डे साइंस फिक्शन की भाई तलब को दर्शाता है। एंड ड्यून मूवी इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि जब फिल्म मेकर्स अपनी ऑडियंस को सीरियसली लेते हैं कि हम एक कथा का वर्णन कर रहे हैं जो अपना सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अधिकार करता है। जहाँ ड्यून पार्ट 2 की कहानी के बारे में जाने तो ये शुरू होती है प्रिंसेस इरुलान कॉरिनियो के साथ, जिसे प्ले कर रही है फ्लोरेंस प्यू। उन्हें शक है कि पॉल अट्रेडिस अभी भी जिंदा है, जो कि एम्परर पिता से बात हमें पता चलती है कि भाई उनका भी हाथ शामिल था अट्रेडिस साम्राज्य को गिराने में। जहाँ अपनी पार्ट 1 की स्टोरी के बाद पॉल एंड जेसिका हार्कोनेन के अटैक से बच के अराकिस के फ्रीमैन को ज्वाइन कर लेते हैं मजबूरी में, जहाँ प्रायोरिटी सिर्फ उनका अभी सर्वाइव ही करना था, जो कि आगे चलते स्टिल आपको महसूस होता है कि पॉल ही वो चोजन वन है जो उन्हें पैराडाइज में लेके जाएगा, लेकिन उसे पहले खुद को साबित करना होगा। वहीं लेडी जेसिका को एक डेडली रिचुअल से गुजरना पड़ा क्योंकि फ्रीमैन की रेवरेंड मदर की उम्र हो चुकी है और वो उनके साथ अब आगे समय तक साथ नहीं रह सकती। जहाँ पे जेसिका एक परफेक्ट सक्सेसर के तौर पर रिप्रेजेंट होती है क्योंकि वो एक ऑलरेडी टॉप की ट्रेन्ड बेनी जेसरेट है जो कि अब उनके साइड है। जहाँ जब उन्हें वाटर ऑफ लाइफ पीना पड़ा उनके रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए, तो कहा जाता है ये सिर्फ मजबूत औरतें ही पी के सर्वाइव कर पाती है और मर्द जाग तो भाई से पी ही नहीं सकते, मर जाएंगे। जहाँ जेसिका रिचुअल को कंप्लीट कर लेती है मगर साथ ही में वो प्रेग्नेंट भी थी, तो भाई जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके विजुअल्स भी आते हैं और वो उससे अपनी बात भी कर पाती है। खैर कॉम्प्लिकेशंस हुए मगर काम निकल जाता है। वहीं पॉल फ्रीमैन के तौर तरीकों में और भी ज्यादा ट्रेन होता जा रहा है, उनका लीडर भी बन जाता है। चार्ली जो कि भाई जेंडाया उसको प्ले कर रही है उनसे प्यार भी करता है, लेकिन गुलू गुलू करने का कोई टाइम नहीं है क्योंकि भाई मकसद अभी उसके लिए बहुत जरूरी है। जिसके बाद कहानी में पॉल की लीडरशिप धीरे धीरे और बढ़ती है एंड क्लाइमैक्स से ठीक पहले पॉल के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता तो उसे वाटर ऑफ लाइफ पीना ही पड़ता है, जिसके बाद उसकी आंखें भी पूरी तरीके से खुल जाती हैं। वो चोजन वन की तरफ उसको रिप्रेजेंट कर पाता है कि यह बच गया। भाई वो और भी ज्यादा बोल्ड कोल्ड और अपनी मसीहा वाली शख्सियत को और भी भाई सीरियसली ले लेता है जिसपे वो कभी शक किया करता था। जहाँ कहानी में फेर रॉथा अराकिस का नया रूलर बनता है बैरन हरकोनिन के नेतृत्व में। वहीं पॉल की फ्रीमैन आर्मी सरदाउकार के फोर्सेस को ओवरपावर करती है। अपने क्लाइमैक्स में पॉल एम्परर से सीधे कन्फ्रंट करता है, वहीं उन पे अटैक करके उनकी आर्मी पे एटॉमिक वॉरहेड्स छोड़ चुका होता है। जहाँ बहुत ओवरवेल करने के बाद उनकी आर्मी को भाई उनके फोर्सेस को सरेंडर करना ही पड़ता है। जहाँ फिर एम्परर सब कुछ हारता देख उनकी प्रिंसेस इरुलान अपने पिता एम्परर की जान बचाने के लिए पॉल की शादी का रिश्ता मान लेती है कि भाई मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम अराकिस पे रूल कर सको और उसके पिता की जान बच जाए। मगर वहीं जानी के साथ उसके टेंशन्स और बढ़ जाते हैं क्योंकि कभी वो उससे प्यार किया करता था। जहाँ आखिर में पॉल अपनी फ्रीमैन वाली आर्मी को कमांड करता है कि उसके दुश्मनों को जन्नत की तरफ ले जाया जाए क्योंकि इसी से उन्हें उनका पैराडाइज मिलेगा। आई मीन इस तरीके से रिलीजियसली वो उन्हें भड़काया होता है, जो कि फोरशैडो करता है एक नई बिगिनिंग को, एक नई जंग को जिसका नाम है मुआदीब्स होली वॉर। जहाँ भाई इस होली वॉर का बहुत ही फन फैक्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जहाँ पे भाई पार्ट 2 की कहानी में पार्ट 1 की तरह अगर इसे कायदे से देखे तो भाई ये अपना टाइम नहीं लेती, इसके पेस में ही जैसे जैसी तेजी के साथ ये आगे बढ़ती है पार्ट 1 को वो तेजी कभी भी मिल नहीं पाई। ये कोई कमी नहीं है, बहुत ही मास्टरफुली 2 घंटे 47 मिनट में इतनी कहानी को हमें दिखाया जाता है कि आप सेटिस्फाइड होके निकलते हो कि हाँ थिएटर से कुछ देख के आप निकले हो, कुछ चीजें सेंस बना रही होती हैं, एक कंप्लीट फॉर्मेशन आपको नजर आता है। जहां पार्ट 1 की कहानी अपने रॉयल साइड पे बहुत ज्यादा झुकी हुई थी मगर पार्ट 2 अपनी फ्रीमैन के साथ उनके तौर तरीके और उसके असली अराकिस को दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जिनके साथ साथ ड्यून पार्ट 2 का मेन थीम है रिलीजन एंड पावर। जहां मूवी का एक लाइन मुझे बहुत ही पसंद आता है कि दबाव से धर्म की आग को और भड़काता है। एंड जब हायरार्की को आगे पता चलता है कि फ्रीमैन का मसीहा मुआदीब उसूल एक पॉल एट्रेडिस वही सारे धार्मिक फायदे अपना रहा है लोगों को एक करने के लिए, जिसे कई भी एम्परर्स और बेनी जेसरेट मिलकर लोगों को तोड़ा करते थे। मगर भाई फ्रीमैन में भी अभी बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका पक्ष आज भी बहुत ही सेंस बनाता है कि भाई रिलीजियस मोरल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं और उनसे जो एक्सप्लॉयटेशन का जन्म होता है उससे सिर्फ विनाश ही आता है। और सिर्फ ये चर्चा ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता, उनके कल्चर्स एम्बिशंस ट्रेडिशंस उन सब रिलीजन की वजह से ये कम्युनिटी एक बनी हुई है।
फंक्शनल बनी हुई है और उन सब का बिलीफ इतना कट्टर है कि भाई वो इस रेगिस्तान में प्यासे मर जाएंगे, वो इस पानी को नहीं पिएंगे। जो कि भाई डायरेक्ट कंपैरिजन है रिलीजन की पावर वर्सेस स्पाइस की पावर से, कि अगर लोगों के पास धार्मिक विश्वास है तो वो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी चैलेंज करने का साहस कर जाएंगे। जहां भाई मैं कोई भी मॉडर्न डे पैरेलल्स नहीं जोड़ना चाहूंगा। खैर यू अंडरस्टैंड। जिसके साथ भाई अगर अपने डेनी भाई की बात करें तो भाई उनकी सिनेमेटोग्राफी और कॉम्पोजिशन को भाई कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। बंदा अपनी थ्रू आउट लाइफ में कितने सारे सिनेमेटोग्राफर्स के साथ काम कर चुका है, मगर जो स्किल और स्ट्रक्चर अपने फ्रेम्स में भाई वो लेकर आता है, वो इसे लिटरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम बनाते हैं। जहां भाई ड्यून पार्ट 2 के साथ स्पेशल बात क्या फील होती है कि इट फील्स मोर ग्राउंडेड, स्टिल एपिक, क्योंकि भाई आइडेंटिटी रिच है। वहीं डेनी भाई की विजुअल आइडेंटिटी क्या है कि मिनिमलिज्म, ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर, जो प्रॉपर सेंसिबल स्ट्रक्चर हमें नजर आता है इनके सीन्स में, जिनकी इंटेंसिटी और भी भयंकर हो जाती है जब वो अपने ऑस्टिन बटलर वाला ब्लैक एंड व्हाइट इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। बिना सोर्स मटेरियल के साथ छिड़काने किए हुए स्टाइल के साथ जो खेल के जाते हैं, क्या ही कोई फीलिंग्स के साथ खेल पाएगा, मजा ही आ जाती है देख के। एंड उन्हीं के बीच में जो भाई इंडिया से दी आती है, भाई तौबा यार, वो औरत मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी। खैर अपने प्यार मोहब्बत सिंपिंग से ऊपर बढ़े तो चीजें इतनी नेचुरल और कन्विंसिंग फील होती है कि क्या इट्स अ पार्ट ऑफ माइथोलॉजी जैसा फील होता है, जिससे आप इसकी इज्जत करते हो। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट ड्यून यार, ये भयंकर सीरियस फील होता है, तुम्हें सीरियसली लेता है। जिसके साथ अगर इसमें मुझे थोड़ी सी निटपिकिंग करनी हो तो मैं यह बात जरूर से कह सकता हूँ कि क्लोज कॉम्बैट सीक्वेंसेस काफी छोटे और स्टाइल में अनइंस्पायर्ड नजर आते हैं, जहां यू फील कि ये कोई एवरीडे समर एक्शन मूवी नहीं है, इट्स सेलिंग इटसेल्फ ऑन इट्स स्टोरी टेलिंग। जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी में जितना भी खून खराबा सेक्स है तुम जरूर से देख लो, लेकिन कहानी के बारे में जानना तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है, तुम कहानी ही देखने आए हो। एंड नाउ आपको मुआदिब होली वॉर के बारे में एक छोटा सा फन फैक्ट बताना चाहूंगा कि मूवी पॉल के नेक्स्ट स्टोरी आर्क को मुआदिब होली वॉर कह के बुलाती है, मगर ओरिजिनली बुक्स में मुआदिब जिहाद के नाम से ये पूरा इवेंट जाना जाता है। जहां वी अंडरस्टैंड कि ये क्यों चेंज कर दिया आपने इसे यहाँ पे, एंड ऊपर से वैनर ब्रदर्स खुद ही इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, इतने कर्जे लदे हुए हैं उसके ऊपर, तो कोई टेंशन नहीं पालना चाहता। जहाँ भाई ओवरऑल बोलूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये कितना अच्छा है ये बताने के लिए। जितनी बड़ी स्क्रीन पे हो सके इसे बड़ी स्क्रीन पे एक्सपीरियंस करो, मिस बिल्कुल मत करना। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है, एक ट्रू मास्टरपीस इसे कह सकते हो मॉडर्न टाइम्स में, ग्रेटेस्ट पीस ऑफ साइंस फिक्शन है। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भाई अपने चरम पे है, जहां पॉल एंड जेसिका का वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद बड़ा कमाल का कैरेक्टर चेंज देखने को मिलता है, मगर टिमोथी शैलेमे का भाई खेल के उनकी परफॉर्मेंस तब नजर आती है जब उन्हें आखिर में फ्रीमैन को भाई इंस्पायर करना होता है। वो पीक था मूवी का, आप सुन के इंस्पायर हो जाते हो। वही ज़ेंडाया उनके क्लाइमेक्स की परफॉर्मेंस, तौबा यार, एक डायलॉग नहीं है बंदी का जो एक्सप्रेस करके चल जाती है अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से आप फील कर पाते हो कि दिल टूटा है इसका। ये लिटरली कमाल की अदाकारा है, एक्ट्रेस नहीं मैं बोलूंगा, अदाकारा है। एंड इन्हीं के साथ जो भाई फैन सर्विस वाले मोमेंट्स हैं, जो अपनी पैक्ड कहानी में जो आपको बड़े एक्शन सीन दिखाते हैं, जो पार्ट 1 में अपन मिस कर रहे थे, वो इसमें पूरी तरीके से मजे देते हैं आपको कि हाँ भाई ये आप मांग रहे थे ना, देखो मुझे एंड में वोम्स एंड एम्परर्स पे जो हमला हमें नजर आता है, जब फ्रीमैन स्पाइस की हार्वेस्ट पे पहली बार अटैक कर रहे होते हैं, वो कुछ सीन्स तो भाई गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ वो है मोमेंट्स। क्योंकि ये बड़ी कमाल की बात है कि सिर्फ बड़े बड़े एक्शन वाला बिल्डअप की बात नहीं है, जो अपने एक्शन बिल्ड करने के साथ जो एक इम्पोर्टेंट मोमेंट पे साइलेंसेस छोड़ के जाता है, वो बहुत हॉन्टिंग है। एंड यही इसकी खूबसूरती है, द ब्यूटी ऑफ कॉर्नर्स। एंड डेनी भाई यार, आप एक पप्पी डिजर्व करते हो, क्योंकि क्या बात बनाया है आपने। वहीं जिन लोगों को पिक्चर थोड़ी भी लंबी या फिर बोरिंग नजर आ रही है, तो भाई आप पिक्चर ही देखना छोड़ दो, तुम्हारा ये है ही नहीं, ठीक है, मत देखो। क्योंकि अगर ये पिक्चर तुम्हें लंबी लग रही है तो, जहाँ मूवी मुझे बहुत पसंद आई, एंड मैं होप करूंगा कि इसका पार्ट 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए। मैं इस दुनिया में भाई पूरी तरीके से लीन होना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं इसमें और भी बुक्स खरीदूं उसके बारे में और इस यूनिवर्स में इंडल्ज हूँ। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना कि तुमने ड्यून पार्ट 2 देखी तो तुम क्या फील कर, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया। खैर मेरा थिएटर तो खाली था, एक कपल को छोड़ के वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखे यार, प्लीज। बाकी तब तक के लिए देख करेंगे। DJ explain.